हाय दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं सॉल्यूशन का अगला पार्ट लेकर के आपके सामने में। तो कैसी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन? ठीक ठाक? चलिए मेहनत करके पढ़िए। लॉकडाउन का समय है, यही समय है आपको सबसे आगे निकलने का, मेहनत करने का, क्योंकि कंपटीशन में आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ता है। मतलब आप दूसरे से आगे कैसे निकालें, इसलिए हर पल का आप उपयोग करें पढ़ाई में और आगे बढ़ें। चलिए इसी शुभकामना के साथ मैं फिर से शुरू करता हूँ। आपके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ आएँ, बहुत सफलता मिले आपको। तो चलिए आगे बढ़ें। पिछले जब क्लास में हमने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमारे पास था कि एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाय वेट क्यूएस सॉल्यूशन था। इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन उसने दे रखा था 1.25 ग्राम पर ml। तो कैलकुलेट करना था हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यूएच कैलकुलेट करना था, साथ में कैलकुलेट करना था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और कैलकुलेट करना था हमें मोलारिटी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो 28% वेट बाय वेट KOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ? KOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है ज़रा यहाँ से हम समझें। इसका मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम, अच्छा वेट बाय वेट है, तो वेट ऑफ KOH कितना होगा? 28% मीन्स आउट ऑफ 100 28 ग्राम क्या हुआ हमारा? KOH हुआ। तो 28 ग्राम क्या है? KOH। और रेस्ट क्या होगा? अच्छा यहाँ वेट ऑफ वाटर की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन है मीन्स रेस्ट क्या है हमारा? वाटर। तो कितना होगा? 100 तो सॉल्यूशन का है 100 ग्राम, उसमें से यदि 28 ग्राम सॉल्यूट चला गया तो क्या मिलेगा? सॉल्वेंट। तो वाटर इज ए सॉल्वेंट और QH इज ए सॉल्यूट। तो कितना हो गया यहाँ पे? 72 ग्राम। अब हमें जैसा कि आपको ए में क्या पूछा जा रहा है, एक्स ऑफ KOH मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? मोल चाहिए, है ना। तो चलिए मोल निकालते हैं हम। तो मोल ऑफ KOH यहाँ से देखा जाए तो वेट इन ग्राम ऑफ KOH बटे इसका मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ और भी करें, मॉलिकुलर वेट KOH कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया? 56। मॉलिकुलर वेट ऑफ H2O कितना होता है? 1 × 2 हाइड्रोजन के लिए, 2 हाइड्रोजन एटम के लिए, और 16 कितना हुआ? 18। ये निकाल लिया। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो गया ये? 28/56 मीन्स 0.5, हाफ हो गया, हाफ मीन्स 0.5, ये मोल मिल गया। और मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास? तो फिर उसी तरीके से Wg/mw, तो यहाँ से देखा जाए ये 72 है बाई 18 मीन्स ये 3, ठीक है। आगे बढ़ें, समझ में आ रही बातें? तो चलिए देखते हैं। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं जिसका भी मोल फ्रैक्शन हम निकालना चाहते हैं उसके मोल को ऊपर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? सारे मोल को, मिक्सचर में जितने कंपोनेंट हैं सबके मोल को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा बाबू बताइए आप? 0.5, या ऐसे पहले इसको फार्मूला लिख लेते हैं, मोल ऑफ KOH डिवाइडेड बाय मोल ऑफ KOH प्लस मोल ऑफ वाटर। हर एक कंपोनेंट को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? 0.5 बटे 3 प्लस 3 मोल है ना, 3 प्लस 0.5 कितना होगा? 0.5 बाई 3.5 कितना हो गया ये? 1/7। ये मोल हो गया किसका? KOH का। वाटर का भी निकाल सकते हैं, अभी मन करे तो वाटर का कैसे निकाल सकते हैं? वाटर का मोल बटे सबका मोल, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1 - 1/7। तो कितना हो गया? 7 - 1 6/7। ये वाटर का मोल निकल गया है ना। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम बी क्वेश्चन को देखते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। नोट कर लिया आपने? मिटाएं इसको।
अब बी पार्ट पे हम आते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा KOH कितना है, 28 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। उसने डेंसिटी भी दे रखा है, डेंसिटी कितना दिया, 1.25 ग्राम पर ml। दिस वन इज द डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी। तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, है ना। हमारे पास फार्मूला था मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है यहाँ पे, 28 ग्राम। सॉरी, सॉल्यूशन का निकालना है आपको। सॉल्यूशन का लेंगे तो 100 ग्राम लेंगे और डेंसिटी कितना, 1.25। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 बटे 125। 25 से इसको कैंसिल करें तो 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 टाइम कट जाएगा, ये 20 मीन्स कितना हुआ, 80 ml। ये 80 ml क्या मिल गया, सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम मिल गया। चलिए अब हमें आना किस पे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पे। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कितना हो जाएगा, ये कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 28, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 80 और इनटू 100, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 35%। ठीक है, एक और क्वेश्चन था हमारे पास, यस इसमें थोड़ा सा हम एक फार्मूला बताना चाहेंगे आपको, एक फार्मूला। ये क्वेश्चन समझ में आ रही है, यहाँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना था, किससे निकालना था हमें, वेट बाय वेट से। दिस वन इज द वेट बाय वेट से हमें क्या निकालना था, वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का एक फार्मूला बनाते हैं कि परसेंटेज जितना वेट बाय वेट दिया हुआ है उसको यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी से तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये एक फार्मूला हमारे पास है, देखिए कैसे। यदि यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय कितना 28 को मल्टीप्लाई करें 1.25 से तो ये भी कितना आ जाएगा आपको, 35% आ जाएगा। ये भी आपको 35% आ जाएगा। तो ये फार्मूला है ना, इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। कहने का मतलब वेट बाय वेट आपको परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है। यदि आपको उसको डेंसिटी भी दे रखा उसने, और तब उस वक्त आपको यदि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें मिल जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा था क्या चीज़, सी में हमें पूछा क्या था, मोलारिटी, है ना। तो मोलारिटी का फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या बताया था, x परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक ना, इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ऐसे इसको एक और तरीके से लिख दिया, यहाँ देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट है, ठीक ना, और इसको हमने किया है डेंसिटी से मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने समझाने के लिए बस इतना बोल रहे हैं। तो इसके बदले इतना बदले सिर्फ इतना लिख सकते हैं। तो इस यदि आपको क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है तो इसके बदले यहाँ जो है, इसके बदले आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बाय एम मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे भी फार्मूला को आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ करते हैं, जैसे भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। यदि परसेंटेज आप लोग अक्सर क्या करना, ध्यान देना कि वो जो परसेंटेज दिया है वेट बाय वेट दिया है कि वेट बाय वो वॉल्यूम दे रखा है। यदि वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो एक फार्मूला बन गया, है ना। वेट बाय वेट अलग से दे रखा है तो वो डेंसिटी भी देगा उसको, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहीं से कर लेते हैं। तो 28 इंटू डेंसिटी कितना 1.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना इसका 56। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 6.3 के आसपास, है ना, मोल पर लीटर। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।
चलिए नोट कर लिया, मिटाए इसको। चलिए मिटाते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारा कंसेप्ट इस क्वेश्चन के जरिए हम लोगों ने सीखा और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। अब जो हमारा न्यू टॉपिक है कंसंट्रेशन, एक्चुअली हमारा ख़त्म हो गया कंसंट्रेशन टर्म जो था, और ये अब हम जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, है ना। ये फिर ये स्टार वाला टॉपिक है। यहाँ से जेई एंड नीट की बात करें तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। जेई नीट के लिए पर्टिकुलरली 3 स्टार हम देंगे इसको। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को हम डील करने वाले हैं। ये भी एक तरह का कंसंट्रेशन ही है। ये भी जिस तरीके से हमने मोलारिटी, मोलालिटी, है ना, बहुत तरह का बात पढ़ा, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सॉल्यूशन किया था हमने, तो एक ये भी एक क्या है, एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन फिर डिफरेंट कैसे, तो डिफरेंट इस तरीके से है कि पहले वाले सॉल्यूशन की बात किया जाए, जैसे हमने बात किया था ये शुगर या सॉल्ट की बात किया था कि इसमें डाल दिया, ये 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है और इसका हमने कह चलिए 20 ग्राम कर दिया, है ना। मोल की बात करें या ग्राम कोई बात नहीं, समझने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हम बात करें, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं कि ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेशन टर्म का ही, लेकिन ये डिफरेंट है, अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, साथ में क्यों नहीं पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो ज़रा गौर करके समझेंगे हम चीज़ों को, ध्यान लगा के समझेंगे कि यहाँ पे यदि ये वाटर है, अभी भी वाटर है, 1 लीटर है ये, अब हमने सॉल्यूट के जगह क्या लिया, H2O2 लिया, इसमें मिलाया, तो फिर डिफरेंस क्या है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन था पहले भी, तो फिर इसको अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत, इसकी स्ट्रेंथ को अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, हम इसी के साथ क्यों नहीं हमने पढ़ा। इसमें हमने मोलैरिटी पढ़ा, नॉर्मलिटी पढ़ा, मोलालिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, फॉर्मेलिटी पढ़ा, है ना, और भी ये सब पढ़ा हम लोगों ने। तो फिर इसको, है ना, अलग से फिर इसके साथ क्यों नहीं पढ़ा, अलग से क्यों पढ़ रहे, तो डिफरेंस है। जैसे 20 ग्राम इस 1 लीटर वाटर में आपने रख दिया, है ना, आप 1 दिन बाद देखो, 2 दिन बाद देखो, 3 दिन बाद देखो, 5 दिन बाद देखो, तो अभी भी आपको 20 ग्राम ही इस सॉल्यूशन के अंदर दिखेगा। मतलब ये जो है हमारा एक स्टेबल सॉल्यूशन है। क्या है बाबू, ये स्टेबल सॉल्यूशन है। लेकिन जब आप H2O2 को डालेंगे, H2O2 को ये डाल रहे हैं इसमें, तो 1 दिन बाद या कुछ ही घंटों बाद आपको चेंज मिलेगा सॉल्यूशन में, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये अनस्टेबल सॉल्यूशन है। क्या है ये? अनस्टेबल सॉल्यूशन है। इसकी वजह से हमें इसे अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। और चलिए हम आते हैं बात, तो ये अनस्टेबल सॉल्यूशन है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं, अलग से इसके स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे स्टेबल सॉल्यूशन तैयार हो रहा था जब हम इसमें किसी तरह का जो सॉल्यूट मिला रहे थे, सॉल्ट मिला रहे थे, कोई भी मिला रहे थे, तो क्या था, ये हमारा स्टेबल सॉल्यूशन था। बट इनका ये जो हमारा जो H2O2 का सॉल्यूशन है, इन कंपेरिजन टू प्रीवियस वन, दिस इज अनस्टेबल सॉल्यूशन, है ना। क्यों? क्योंकि अनस्टेबिलिटी जो है ये H2O2 को लेकर के है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है हमारे पास। तो चलिए इसके अनस्टेबिलिटी के रीज़न को समझते हैं। मतलब कहने का मेरा है कि थोड़ा सा हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये क्लियर है बात, बेटा इसको। तो चलिए थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट H2O2। H2O2 को हम बोलते हैं क्या चीज़, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब एक पेरोक्साइड है,
दिस वन इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में जानते ही आप कैसा लिंकेज होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हुआ करता है ना। दिस इज द पेरोक्साइड लिंकेज। ये पेरोक्साइड लिंकेज है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे है, ठीक है। तो देखा जाए इसका थोड़ा सा, ये वाटर है ना, यहाँ पे ये वाटर है। वाटर के साथ यदि नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए ये जुड़ जाता है। दिस वन इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर को देखें। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, तो ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। लोन पेरीथायर है ना, देख रहे हैं, एक बुक टाइप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक ना। इसका बॉन्ड एंगल वगैरह, बॉन्ड लेंथ की जरूरत नहीं है अभी, हमें थोड़ा सा बस जानकारी हमको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इस पर अभी। ये जो है देखिए, इसका जो EN हुआ करता है, इसका ऑक्सीजन का EN कितना होता है 3.5 और हाइड्रोजन का EN कितना होता है 2.1, ठीक है। तो यहाँ जो EN डिफरेंस है, यहाँ जो इसमें EN इस बॉन्ड का की बात करें तो कैसा नेचर होगा, EN डिफरेंस कितना है, दोनों को माइनस करें तो 1.4 के आसपास। मीन्स इसका ये जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा। ये पोलर बॉन्ड होगा। पोलर मीन्स क्या होता है, हैविंग चार्ज। मीन्स ये क्या, इसमें ज़्यादा EN है तो ये समवट क्या करेगा, अपने इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, है ना। और ठीक उसी तरीके से यहाँ भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज अपीयर हो जाएगा, और चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, पोलरिटी। पोलरिटी डेवलप हो रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक पोलर बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ भी देखा जाए तो ये भी हमारा क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा, ये भी पोलर बॉन्ड्स और ये भी हमारा पोलर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, जीरो है। इस दोनों के बीच में जो डेल्टा EN है वो क्या है, ज़ीरो है। इसीलिए हमारा ये जो बॉन्ड है वो क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड। ये क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। तो यही वजह है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यही वजह क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, अनस्टेबल, ड्यू टू पोलरिटी, due to the polar molecule, polar nature of the H2O2, hydrogen peroxide is unstable। और यही है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग से सॉल्यूशन तैयार करते हैं, अलग से सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, अलग से कंसंट्रेशन को के स्ट्रेंथ को हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टर्म, है ना। हम मोलरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी, अलग अलग तरीके से भी हम इसको, है ना, स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। लेकिन ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, समझ में कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानकारी हम जुटाते हैं H2O2 के बारे में, जो हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये H2O2 जो हमारा है, H2O2 ये क्या है, ये वीक एसिडिक नेचर का होता है, वीक एसिड है, ये वीक एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो बेसिसिटी इसकी 2 होगी, इसकी बेसिसिटी 2 होगी, ठीक है, बेसिसिटी 2 होगी। और भी हम बात करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कितना होगा, 1 × 2 प्लस 16 × 2 कितना होगा, 34, ठीक ना, 34। हम इक्विवेलेंट वेट की भी बात कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट की बात करें, हमें आगे जरूरत पड़ेगा इसका, मीन्स E ऑफ H2O2। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बटे वैलेंसी फैक्टर। एसिड है तो बेसिसिटी भी कर सकते हैं, है ना, तो सिंपली ही करें, एन फैक्टर भी निकाल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे 2 हुआ तो कितना हुआ, 17। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 17। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इक्विवेलेंट वेट कितना होता है,
70। ठीक है, थोड़ा और समझें, ये क्या होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मालूम है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये अनस्टेबल है, काफ़ी अनस्टेबल है। इसीलिए इसको जो हम स्टोर करते हैं वो किसी मेटल के बर्तन में नहीं करते, मेटल के कंटेनर में नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मेटल के साथ क्या करता है, तुरंत रिएक्शन कर लेगा। इस सनलाइट भी पड़ेगा इस पर तो उससे भी ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। थोड़ा सा भी हीट इसको मिलेगा, ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसीलिए जब इसको हम स्टोर करते हैं तो प्लास्टिक के बॉटल में करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में करते हैं और उसमें वैक्स कोटेड होता है ना, वैक्स कोटिंग होता है ताकि वो उस मेटल के उस किसी भी मेटल प्लास्टिक से भी इवन रिएक्शन नहीं करे। मेटल से तो करता ही है, प्लास्टिक से नहीं करता है, लेकिन उससे भी सेफ करने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम ब्राउन कलर का बोतल शुड भी है ना, ब्राउन कलर का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लाइट को क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, आने नहीं देगा। और अंदर से हम क्या वैक्स कोट करते हैं और तब उसमें डालते हैं। ठीक ना, तो इस तरीके से हम इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने जानकारी ले लिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, जिससे काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ जो हमारा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में। इसका डिफिनेशन क्या होगा, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक्चुअली हम जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है इसको डिफाइन करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 जब डिकम्पोज होगा, है ना, यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 जब डिकम्पोज होगा तो ये ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम एक STP या NTP पे देता है। ठीक ना, मतलब 1 लीटर यदि मान लेते हैं कि 1 लीटर H2O2 है हमारे पास, तो वो डिकम्पोज होगा तो वो वाटर और ऑक्सीजन बनेगा। तो वो जो डिकम्पोज होकर के कितना लीटर ऑक्सीजन का हमें STP पे मिलता है, इसी बात को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो इस बात को हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन in liter, volume of oxygen in liter obtained by decomposition of unit volume of H2O2 एट STP या NTP। अच्छा, आपको मालूम होगा STP NTP क्या होता है, 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम STP NTP में मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 एट STP NTP इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोलते हैं। नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे, इसको मिटाए, लिख लिया आपने। चलो अब हम समझते हैं। ठीक है, डिफिनेशन तो समझ गया, क्या बस इस डिफिनेशन से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम आगे समझते हैं कि इस मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन समझते हैं। यहां से लिखते हैं, मीनिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है, तो चलिए मेजर करते हैं इस बात को। मान लेते हैं कि ये हमारा H2O2 सॉल्यूशन है। ये जो हमारा है वो क्या है, H2O2 सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है हमारा, उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर मान लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। ज़रा हम गौर करें यहाँ पे, ये जो H2O2 है
इसको यदि आप गर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा माइल्ड हीटिंग पे भी या सनलाइट पे भी, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट पे भी क्या होगा, ये डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, H2O प्लस हाफ O2 बैलेंस करें तो, है ना। ये गैस, ये हमारा लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये गैस देखिए, ये लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में H2O2 को जो ही हम थोड़ा सा भी हीट करते हैं, माइल्ड हीट भी देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये H2 और हाफ O2। यहाँ पे हम यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करें तो कितना 1, ये 1 और ये भी कितना है हाफ, ठीक है। यहाँ पे मोल के टर्म में बात करें तो ये 1 मोल है, ये कितना मोल है, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये भी कितना हाफ मोल, ये हाफ मोल है, ये 1 मोल है, ये हाफ मोल हमें मिल रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने ये स्टोइकियोमेट्री पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं तो हम, है ना, मेरा वीडियो आएगा 11th का, आप उसमें जाकर के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं। वहाँ एक टॉपिक मिलेगा आपको स्टोइकियोमेट्री, है ना, तो उसको पढ़ने के बाद आपको ये सारी बातें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये 12 का टॉपिक है ये, इसीलिए यहाँ हम उस चीज़ को नहीं बता सकते, बस समझिए कि इसके आगे जो भी लिखा होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। यहाँ हाफ है तो हाफ, 1 है तो 1, ठीक है। और हम आगे बढ़ें, यदि हम बात करें कि ये 1, अच्छा यहाँ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम सब में 1 लीटर है, इसी की बात कर रहे हैं। 1 लीटर वॉल्यूम है, यूनिट हमने क्या किया, 1 लीटर मान लिया यूनिट वॉल्यूम में, डिफिनेशन को भी आप ध्यान में रखेंगे, 1 लीटर है। अब यहाँ देखिए कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये, है ना, 1 मोल, तो ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, किसी भी आपको वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP या NTP कितना होता है, क्या आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP NTP कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4, अंडरस्टूड है, ये 4 लीटर ये वैल्यू हुआ करता है किसी भी गैस के लिए। STP NTP पे ये वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो ये हाफ, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ इंटू 1 मोल के लिए वॉल्यूम लिख सकते हैं क्या, 22.4 लीटर लिख सकते हैं। कितना आया ये, 11.2 लीटर, कोई दिक्कत है। इस तरीके से यदि हम यहाँ 2 मोलर सॉल्यूशन ले लेते हैं, 2 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हाफ इंटू 2 मोल है, अब तो 22.4 लीटर कितना हो गया, ये हो गया ये हो गया 22.4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 11.2 लीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम 3 मोलर ले रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 3 मोलर ले रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे गौर करेंगे, समझेंगे बातों को, हाफ इंटू 3 इंटू 22.4 मीन्स कितना हुआ, 33.6, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 11.2 लीटर, ठीक ना, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। यदि मान लीजिए ये 3 मोल लिया आपने 1 लीटर में, यहाँ 2 मोल लिया, यहाँ 1 मोल लिया, यदि मान लेते हैं कि x मोल लेते हैं, है ना, x मोल लेते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, हाफ इंटू x इंटू 22.4 मीन्स कितना आया यहाँ पे, है ना, 11.2 इंटू x, ये लीटर आया। मीन्स जितना मोल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, 1 मोल से हमें क्या मिलता है, 11.2 लीटर, 2 मोल से कितना मिलता है, 2 इंटू 11.2, मतलब 3 मोल से हमें क्या मिला, 3, यहाँ पे 3 होगा ना, 3 इंटू 11.2 लीटर, और x से क्या मिला, x इंटू 11.2। कहने का मतलब है कि जितना मोल लेते हैं उसी के मल्टीपल में हमें वॉल्यूम, 11.2 के मल्टीपल में हमें वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें कितना मिलेगा, तो 11.2 लीटर मिलेगा। x मोलर के लिए कितना मिलेगा, 11.2 लीटर मिलेगा। समझ में आ रही बात। अब ध्यान रखना इस चीज़ को, हम आगे फिर से लिखेंगे इस चीज़ को, है ना, क्या लिखेंगे कि 1 मोल से मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन से 1 मोल जब सॉल्यूट का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 मोल जब 1 लीटर वाटर में होता है तो कितना ऑक्सीजन मिलता है हमें ऑक्सीजन कितना मिलता है, हमें मिलता है 11.2 लीटर ऑक्सीजन। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि 1 मोल H2O2 कितना देता है ऑक्सीजन का, 11.2 लीटर, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है
एट एसटीपी कितना होता है, वो 11.2 लीटर ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सिंस, है ना, या डायरेक्ट कह दीजिए कि 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन हैज़ वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन हैज़ वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना, 2 × 11.2 लीटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 मोलर H2O2 सॉल्यूशन हैज़ कितना, 3 × 11.2 लीटर, ये L है, लीटर है, ठीक ना, ये लीटर, 3.2 लीटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि X मोलर हैज़, मोलर स्ट्रेंथ कितना होगा इसका, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा इसका, X × ये X है इंटू 11.2 लीटर, ठीक है, 11.2 लीटर। ये सब क्या है, ये सब वॉल्यूम स्ट्रेंथ है इसके लिए। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर कैसी बात कर रहे हैं, ये सब इधर तो है ना, बड़ा अजीब लग रहा है हमें। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1 मोलर 2 मोलर, इसका मतलब सबका जो वॉल्यूम है सर 1 लीटर है, 1 लीटर ये सब क्या है, H2O2 है। 1 लीटर से सर आप यहाँ पे 33.6 लीटर, यहाँ पे 22.4 लीटर, बहुत ज़्यादा होता है सर। 1 लीटर सर कैसे हो सकता है सर, 1 लीटर H2O2 है और वो 22.4 लीटर दे रहा है। 1 लीटर 1 मोलर जो H2 सोल्यूशन है सर 11.2 लीटर O2 दे रहा है ना, ये कैसा बात है। एक अच्छा, ये वॉल्यूम किसका है, ऑक्सीजन का है, वॉल्यूम ऑफ O2 है ये, है ना, ये सब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है। अच्छा, ये कैसे संभव है, मन में अजीब सा लग रहा होगा ना कि सर 1 लीटर से प्रोड्यूस हो रहा है इतना ज़्यादा लीटर ऑक्सीजन का, कैसे होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान सी बातें हैं। देखिए इसको भी हम समझते हैं बात को। ये बाबू देखो, ध्यान से देखो आप, ये लिक्विड है, दिस वन इज अ लिक्विड, और ये गैस है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, बहुत इसके रिस्पेक्ट में कम होती है। ये क्या होता है, जब आप समझते हैं ना कि इसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस में, वो बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस का क्या होता है, बहुत कम होता है, और लिक्विड का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गैस को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर का वॉल्यूम, है ना, जस्ट बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वो जो गैस है वो ऑक्युपाई कर लेता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का, है ना। तो समझ सकते हैं कि इसीलिए ये क्या होता है, ज़्यादा वॉल्यूम है। या एक सिंपल सी बात करें, है ना, हमने क्या किया कि एग्जाम्पल के लिए 18 ml H2O ले लिया। एग्जाम्पल क्या लिया, 18 ml H2O। इसी को क्या करते हैं हम, अभी ये लिक्विड स्टेट में है, इसको हम वेपर बनाते हैं, है ना, ये गैस बनाते हैं, है ना। अब तब देखते हैं कि ये कितना मिलता है। अभी कितना है हमारा 18 ml, ठीक है। जैसा कि आप नॉर्मली जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ H2O STP भी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी कितना हो गया, 18 × 1, 18 ग्राम। अब जरा मोल निकाल के देखें, मोल कितना होगा H2O का, 18 ग्राम बटे मल्टीकुलर वेट 18, 1 मोल। अब जरा गौर करिए कि 18 ml 1 मोल के बराबर हुआ, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम यहाँ लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, है ना, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, यहाँ पे फॉर 1 मोल की बात कर रहे हैं ना, फॉर 1 मोल, ये 1 मोल की बात किया जा रहा है, 1 मोल, है ना, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, फॉर 1 मोल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस STP कितना होता है, 22.4 लीटर, है ना, ये बात, ठीक है। तो यहाँ 1 मोल H2O है, तो 1 मोल H2O क्या होगा ये, ठीक है। तो इसका यदि गैस में कन्वर्ट हो गया है ये चीज़, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया अभी, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब ज़रा गौर करके यहाँ से देखा जाए कि ये सिर्फ 18 ml था, 18 ml से हमें 22.4 लीटर मिल रहा है। यदि इसको आप लिखना चाहते हैं ml में, तो इतना सारा है, देखिए 22,400, सिर्फ 18 ml H2O कितना एक्सपेंड करके हो रहा है, 22,400 ml।
तो यही बात है, ये लिक्विड स्टेट में है और ये गैसेस स्टेट में, इसीलिए 1 मोलर मतलब 1 लीटर H2O2 भी कितना दे रहा है, ऑक्सीजन 11.2 दे रहा है। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया यहाँ से, समझ गए बातों को। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। अच्छा आप यहाँ ध्यान रखना कि x मोल से हमें कितना मिलता है, x इंटू 11.2 लीटर ऑक्सीजन, x मोल H2O2 when decomposes it produce x into 11.2 liter O2 गैस एट STP NTP। चलिए, लेकिन मार्केट में है ना, मार्केट में क्या होगा वो, या क्वेश्चंस में आपको क्या करेगा, वो ऐसे नहीं बोलता, वो कुछ इस कदर बोलेगा कि 10VH2O2 सॉल्यूशन है। क्या है, 10VH2O2 सॉल्यूशन है। फिर कहेगा वो नहीं, 20VH2O2 सॉल्यूशन है। मार्केट में इस तरह का मिलता है H2O2 सॉल्यूशन। ये 100VH2O2 सॉल्यूशन है, ऐसा है। क्वेश्चन में भी आपको दे देगा वो 10VH2O2। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा और हम क्लियर करना चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, मीन्स 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हुआ कि ये 10 लीटर O2 देगा एट STP, ठीक है। 10VH2O2 का मतलब क्या हुआ कि इसका 1 लीटर सॉल्यूशन STP पे 10 लीटर देगा, है ना। यदि ये 1 लीटर का बॉटल की क्या है, 1 लीटर का है, 1 लीटर 10 भी लिखा हुआ उस पर H2O2 सॉल्यूशन, इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ कि वो 10 भी मीन्स 10 लीटर O2 देगा। अच्छा इसका मतलब बताओ कितना होगा, इसका मीन्स क्या हुआ, 20V का मतलब क्या हुआ, 20 लीटर, यस 20 लीटर ऑक्सीजन देगा, ये प्रोड्यूस करेगा STP पे डिकम्पोज होकर के, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना। और ये इसका मीन्स क्या हुआ, कितना हुआ, 100 लीटर देगा ये O2 एट STP। अच्छा मैं इसे ml में लिख दे तो, ये एक बॉटल है हमारा, है ना, स्टाइलिश बॉटल है, ये हमने लिख दिया 10 ml लिख दिया, 10 ml H2O2 लिख दिया, तो क्या देगा ये 10 ml O2 देगा, है ना, एट STP। समझ में आ रही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई तो नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। मिटाएं इसको, मिटाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं बाबू, चलिए रेडी है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड मीन्स कैपिटल मीन्स मोलरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और भी कर सकते, डेंसिटी भी कर सकते हैं, तो वो भी बता देंगे, है ना। तो इस सब में और इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ और मोलरिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करें। पहला ए में मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी कैपिटल M क्या होता है। तो मोलरिटी का डिफिनेशन हुआ करता है, मोलरिटी का डिफिनेशन होता है N ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये डिफिनेशन होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको मान लीजिए कि हमें
है ना, x मोलर H2O2 सॉल्यूशन का, है ना, नॉर्मेलिटी निकालना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं इस बात को, ठीक है, इस बात को हम लिख देते हैं कि x मोलर, तब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 be XV when it decomposes, बड़ी गर्मी लग रहा है, decomposes let the volume strength of H2O2 be XV, X volume, when it decomposes to produce oxygen O2, when it decompose to produce oxygen, है ना, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, x लीटर होगा, है ना, ऑक्सीजन का भी क्या होगा, x लीटर, मीन्स x भी हम मानते हैं, ये किसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ से, ए में मोलरिटी, ध्यान समझेंगे क्या होता है फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला। अब हमारे पास जो ये मोलरिटी किसके लिए बात कर रहे हैं, H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, H2O2 का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ से ले रहे हैं। तो देखा जाए ये n मोल जो हमारा है ना, n मोल जो सॉल्यूट है वो टूट करके कितना दे रहा है, आपको याद है हमने किया था x, तो कितना देता था, उसी के मल्टीपल में देता है x इंटू 11.2 लीटर, ठीक ना। तो इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि x वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसी के मल्टीपल में दे रहा है x, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, मीन्स 11.2 लीटर दे रहा था, तो 11.2 लीटर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मोलरिटी का फार्मूला क्या हुआ, x बाई 11.2 लीटर, जहाँ पे x क्या है, x है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक ना। तो इस बात को आप लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए सिर्फ फार्मूला ध्यान रखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बी में करते हैं नॉर्मलिटी का जो फार्मूला होता है एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और नॉर्मलिटी का क्या होता है, मोलरिटी इंटू आपको वैलेंसी फैक्टर, है ना, ये फार्मूला हमने बताया था रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी में। तो यहाँ x हमारा क्या है, मोलरिटी है, ये 11.2, और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, इसकी बेसिसिटी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, वैलेंसी फैक्टर एक और तरीका से आप निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखा जाए ऐसे, H2O है, H2O2 ये गर्म हुआ तो क्या मिला हमें, H2O प्लस हमें मिला O2। तो यहाँ देखा जाए ऑक्सीजन की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है वो -1, और इसका क्या है 0, मीन्स 0 से -1 से क्या होगा 0। तो यहाँ पे जो हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वही हमारा एन फैक्टर होता है, या बेसिसिटी से भी बात कर सकते हैं, वो 2 अभी आपने उधर लिखा था हमने, है ना, 2 लिखा था। तो यहाँ एक दूसरा तरीका हम बता देते हैं आपको, तो 0 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0 माइनस इनिशियल -1, है ना, -1, और देखिए एक ऑक्सीजन एटम के लिए 1 -1, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या 2। तो यहाँ से वैलेंसी फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना 2, या बेसिसिटी से भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, है ना, पहले लिख चुके हैं हम। तो कितना हुआ 2, तो कितना होगा x बटे 5.6, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या हुआ x बाई 5.6। तो ये एक और फार्मूला हमारे पास आ गया, नोट कीजिए, मिटाएंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, चलिए नोट कीजिए। बड़ी गर्मी लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, नोट क्या कर लिया इसको, चलिए मिटाएं इसको अब।
हम तीसरा सी में बात करते हैं स्ट्रेंथ एस इन ग्राम पर लीटर। तो आपको याद होगा हमने लिखा था स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एस मीन्स स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी अभी आपने क्या लिखा था x बाई 5.6 और हमारा ये इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ करता है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था H2O2 मॉलिक्यूलर वेट 34 बाई बेसिटी 2 17। तो ये हमारा फार्मूला मिल गया, ठीक है। किस में आएगा, ग्राम पर ml में, ठीक ना। ये सी। डी की बात करें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखना कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फार्मूला ध्यान रखना आप। x बाय ये 1 लीटर में है तो परसेंटेज के बाद हम करेंगे 100 में, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, नीचे में 100 ऊपर में है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, यदि इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो नीचे में 10 आ जाएगा, है ना। तो बस इस फार्मूला को आप ध्यान रखना। ये 4 बेसिक फार्मूला है, सबको आप लर्न करके रखना, इसी पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 4 फार्मूला हमने देखा, अभी 4 रिलेशन इनफैक्ट देखा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में और रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के साथ, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इसको। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन ही सब कुछ है इसके, तब जाके हमें समझ में आएगी बातें। क्वेश्चन लिखाते हैं। क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 20V। अच्छा 20V, उससे पहले दूसरा क्वेश्चन देते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन 5 लीटर, solution in 5 liter solution, 5 liter solution which gives 50 liter O2 at STP। इजी प्रॉब्लम है ना। चलिए क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution in 5 liter solution which gives 50 liter O2 at STP, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए डिफिनेशन से हम सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे, सिंस 5 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स कितना, 50 लीटर O2 at STP, ठीक है। क्वेश्चन का ये लाइन है, देयरफॉर 1 लीटर ऑफ H2O2 गिव्स कितना, 50/5 कितना आ गया, 10 लीटर O2 एट STP। जरा डेफिनेशन को याद कीजिए, क्या कहा था हमने कि यूनिट वॉल्यूम H2O2 का जितना ऑक्सीजन लिबरेट करता है, जितना ऑक्सीजन देता है STP पे, वही क्या कहलाता है, उसका स्ट्रेंथ कहलाता है। तो यहाँ देखिए 1 लीटर क्या है, H2O2 का है, और कितना ऑक्सीजन दे रहा है STP पे, ये 10 लीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका, यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितना है बताइए, 10 भी। यही x का वैल्यू आ गया, 10 भी आ गया यहाँ पे। क्लियर है बात। तो आसान सा क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाया करता है, इनफैक्ट पूछा हुआ है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में आपके, आप क्वेश्चन बैंक देखें तो मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया। बेटा इसको एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बाबू, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ
कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 20V H2O2 solution in terms of A में है मोलरिटी, B में है नॉर्मलिटी, C में है स्ट्रेंथ, D में है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे x क्या दिया हुआ है? 20V, 20 है ना? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यस पढ़ा है आपने। ये में क्या पढ़ा है? मोलरिटी इज इक्वल टू x बाई 11.2, कितना आया? 20 बाई 11.2। आप सॉल्व कर लेना इसको, है ना? b में नॉर्मलिटी कितना था? x बाई 5.6, फार्मूला में पुट कीजिए, आंसर लाइए फटाफट। c में क्या था? स्ट्रेंथ, वो क्या था? नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, स्ट्रेंथ हुआ करता है तो 5.6 इंटू 17, तो कितना हुआ? 20 बाई 5.6 इंटू 17। डी में क्या था? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वो क्या था? x बाई 5.6 इंटू 17 बाई 10, 20 बाई 5.6 इंटू 17 बाई 10। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना? चलिए नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। मिटाएं इसको। चलिए थोड़ा सा और आगे बात कर ले हम। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अच्छा, वेपर प्रेशर जानने से पहले थोड़ा सा हम इवापोरेशन समझते हैं। इवापोरेशन क्या होता है ना? इवापोरेशन या इवापोराइजेशन एक ही हुआ। इवापोरेशन समझते हैं, इवेपोरेशन को समझते हैं। जरा समझेंगे, गौर करेंगे। हमने क्या किया? एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड लिया। लिक्विड है हमारा ये। लिक्विड में यहाँ तक क्या है? वाटर है ना? मतलब यहाँ तक कोई लिक्विड है, वाटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ लिक्विड। तो ये लिक्विड है। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? सरफेस पर मॉलिक्यूल्स। इसका इवापोरेशन को समझते हैं। इवापोरेशन का सिंपल मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, है ना, इनटू गैसियस स्टेट, इनटू वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट। तो उसे क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। तो कैसे होता है जरा हम उस चीज़ को समझते हैं। बीच में जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? बल्क में होगा। ये बल्क मॉलिक्यूल होगा, है ना? यहाँ पे क्या है? ये बल्क मॉलिक्यूल है। इस पे, है ना, ये चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। यहाँ पे बात करें तो एक बायोंसी का ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल नीचे तरफ, कुछ इस तरह का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये जो मॉलिक्यूल है मीन्स जिसमें देखें, अच्छा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इस लिक्विड का, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है? जिसमें एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी है इस मॉलिक्यूल का, कहाँ गया? सरफेस पे। तो ये क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल से, ठीक है? अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो लिक्विड का है वो क्या होगा? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन है ना? किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो सकता है ना? इसके लिए टेम्परेचर, या ऐसा नहीं है कि माइनस वाले टेम्परेचर पे इवापोरेशन नहीं होता, वो हर एक टेम्परेचर पे इवापोरेशन होता है ना? बट रेट स्लो या फास्ट हो सकता है। इवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पे, है ना? तो ये क्या बन गया हमारा? वेपर। वेपर, ये वेपर बन गया, ठीक है?
अब इस सरफेस का क्या हुआ, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के इस लिक्विड का सरफेस पे आया और सरफेस पे लेकर के वापस से क्या गया, वेपर बन गया। तो इसीलिए क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जहाँ से इवापोरेशन होता है वहाँ क्या मिलता है, उस सरफेस पे क्या होता है, उसका एनर्जी लेके वो चला जाता है वेपर, और वेपर जब चला जाता है तो सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट शो करता है ना। गर्मी के मौसम में हम लोगों को पसीना क्यों चलता है, प्रिस्पायरेशन क्यों हो रहा है, और इसीलिए होता है कि बॉडी का हमारा क्या है, एक नेचुरल जो होम्योस्टैसिस है, हमारा बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंटल नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रिस्पायरेशन मतलब स्वेटिंग है ना। तो वो प्रिस्पायरेशन जो होता है, स्वेटिंग जो होता है, इसीलिए होता है कि हमारे जो ये स्किन है उस पर कूलिंग एक्शन दे सके, वो उस सरफेस का एनर्जी लेकर के इवापोरेट हो रहा है और हमें कूलिंग है ना एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हमें ठंडा रखने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो वही बात यहाँ भी हो रहा है, इवापोरेट कर रहा है ये मॉलिक्यूल, लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस, और गैस बन रहा है तो क्या कर रहा है, उस सरफेस का एनर्जी लेकर के जा रहा है वहाँ से, और वो काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, और इस तरीके क्या कर रहा है, सरफेस पे कूलिंग एक्शन दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इवापोरेशन है। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं जल्दी से, इसको डिफाइन कर लेते हैं, है ना, डिफाइन कर लेते हैं इसको। क्या है, एक स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है ये, है ना, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू, है ना, लिक्विड इनटू वेपर का मतलब हुआ गैस, वेपर का मतलब गैस, वेपर का मतलब गैस। वेपर फ्रॉम द surface of liquid, a spontaneous conversion of liquid into vapor from surface of liquid is called evaporation, वाष्पीकरण, है ना, वाष्पीकरण, इसी को वाष्पीकरण हिंदी में कहते हैं। तो इवापोरेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आगे हम जल्दी से सिर्फ 5 पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए मिटाइए इसको। देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो पहला इसमें हमारा टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन होता है। यहाँ पे आर जो है हमारा वो है रेट ऑफ इवापोराइजेशन। ठीक है, तो टेम्परेचर यदि आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन में क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि -20 डिग्री सेल्सियस में इवापोरेशन नहीं होगा, ठीक है, इस पे भी इवापोरेशन होता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब आप लोगों ने आइसक्रीम खाते होंगे तो उसमें से एक आपको भाप नज़र आता होगा, है ना, गैस टाइप का नज़र आता होगा, वो क्या इवापोरेशन हो रहा है ना। आप जब फ्रीज़र खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, भाप, है ना। तो वहाँ तो अलग फिनोमेनन है। तो जैसा आपने, है ना, आइसक्रीम, ठीक है, डब्बा वाला आइसक्रीम, उसमें से निकालता था, उसमें भाप निकल रहा है ना। तो क्या है वो इवापोरेशन हो रहा है ना। तो माइनस जो टेम्परेचर है उस पर इवापोरेशन होता है, लेकिन रेट क्या है, कम है। इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट एवरी टेम्परेचर, आइदर मे बी ऑफ नेगेटिव और इवन पॉजिटिव, इवन हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ जो इवापोरेशन है वो ज़्यादा होता है। और आगे बढ़ते हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, कंटेनर का सरफेस एरिया, है ना,
बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सरफेस को आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। आपको अक्सर इसका खाने में अनुभव हुआ होगा। खिचड़ी बनती है ना सैटरडे को, तो जब खिचड़ी बनती है तो क्या होता है, उसको आपको जो मम्मी खाने निकाल के देती है वो कटोरा में थोड़ी नहीं देती है, क्या देती है, थाली में देती है। क्यों, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उस पर तेज़ी से इवेपोरेशन होगा, ठंडा जल्दी होगा, है ना। आप कभी भी खिचड़ी को कटोरा में खाना, गर्म खिचड़ी को, है ना, कटोरा में खाना पसंद नहीं करेंगे, उसको क्या क्या करेंगे, थाली में, है ना। यही वजह है ना। आज आपसे केमिस्ट्री पढ़ के आप उस बात को भी समझ गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड, इसको मिटाते हैं ना, इसको मिटाते हैं। ओके, चल बाबू फटाफट इसको ख़त्म करें। सी था ना, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे जो इवापोरेशन का रेट है वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसी मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा एंगेज्ड है, तो दे कैन नॉट ईजिली कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट। इसीलिए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, ये हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, है ना। कहने का मतलब ये ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कम। एक छोटा सा क्वेश्चन देकर इस बात को समझाते हैं आप, है ना। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इवापोरेशन। आप समझ जाना, आर का मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। जैसे हमने लिखा CH2OH, CH2OH, ये क्या है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। फिर हमने लिखा, जैसे इसको A में लिखा, B में लिखा CH3OH, ये क्या है, मिथेनॉल। C में क्या होगा, कुछ और देते हैं, CH2OH, CHOH, CH2, ये क्या है, ये है ग्लिसरॉल, और D में क्या है, H2O, ठीक है। ये तो जानते हैं आप, वाटर है ये। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें आप, तो देखिए यहाँ पे तीनों में हाइड्रोजन, इसमें और इसमें हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्लिसरॉल में है, उसके बाद इसमें है, उसके बाद इसमें है, फिर इसमें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा की हम बात करें किस में हो रहा है, इंक्रीज ऑर्डर में है सबसे कम पहले, तो सबसे पहले कम किस में होगा, सी में, है ना। फिर उसके बाद ग्लिसरॉल हुआ ये, है ना, ग्लिसरॉल में सबसे कम, उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल में, ए में, उससे ज़्यादा किस में, डी में, और सबसे ज़्यादा सी में। ओह क्या लिख दिया, बी ना, सी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद डी, सी में सबसे कम, उसके बाद ए में, उसके बाद डी में, उसके बाद बी, यस ये बी हुआ। इधर क्या हो रहा है, इधर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ की बात करें हम तो बढ़ रहा है, इसीलिए रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो रहा है ना, घट रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्लिसरॉल है हमारा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। ये ग्लिसरॉल में 3 OH है, इसलिए क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंटर जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है सब ज़्यादा इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो इसका वेपर बनना मुश्किल होगा, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन सबसे कम होगा। उसके बाद इसमें उससे थोड़ा सा कम रेट ऑफ जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, वो क्या होगा, इससे थोड़ा कम है। इसमें 2 OH है, इसमें 2 OH है, तो लेकिन इससे ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। इस वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है
तो इसमें नहीं है बिल्कुल, तो इसमें है, तो इससे तो ज़्यादा होगा इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसका इवापोरेशन कम, और इसमें नहीं है तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन। मतलब सबसे ज़्यादा वेपोराइज कौन करेगा, ये, और सबसे कम ये। ठीक है, ओके। तो आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है। कल हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।